नमस्कार, मैं हूं प्रवीण झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात विभाग। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद। सर, हम लोग बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का जन्म 12 जनवरी 1960 को जामताड़ा के एक गांव पाटनपुर में हुआ। पिता गोलक बिहारी महतो एक कुशल शिक्षक थे। माता का नाम स्वर्गीय रूपमंजरी देवी है। रविंद्रनाथ महतो का राजनीतिक जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। झारखंड आंदोलन में उनकी भूमिका सराहनीय रही है। महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के विधायक के रूप में नाला विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2005, 2014 और 2019 में चुने गए। इनकी छवि तो स्वच्छ है ही, उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, बहुभाषी और राजनीतिक कुशलता के साथ साथ मधुर स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। पार्टी ही नहीं, बाकी दलों के नेताओं के बीच भी इनकी लोकप्रियता काफी अधिक है। यही वजह है कि पंचम वे झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। रविंद्रनाथ महतो ने 7 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा के 11वें अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। सर, हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में आपकी तबीयत कैसी है? आप स्वस्थ हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हैं अभी। सर, जिस तरह से आपका पूरा जीवन जो देखा जाए एक प्रकार से, तो आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। और आज देखिए कि आज जब लोग, आज के युवा पीढ़ी खासकर, वो थोड़ी सी भी असफलता उनको होती है तो वो टूट जाते हैं एक प्रकार से, और वो उस रास्ते से हटना मुनासिब समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब एक संघर्ष करके लोग इतने आगे बढ़ सकते हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे तरफ से युवाओं का यही संदेश है कि कभी हारना नहीं चाहिए, कभी मनोबल को टूटने नहीं देना चाहिए। मनोबल हमेशा बरकरार रखना चाहिए और उनका जो लक्ष्य है और उनका जो उद्देश्य है उस पर हमेशा हमेशा ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए आगे बढ़ने का निश्चय लेना चाहिए। सफलता निश्चित रूप से हाथ लगेगी। सर, आप अपने छात्र जीवन के बाद से ही राजनीति में एक प्रकार से कूद गए, तो इसके बाद क्या आपको, जबकि आजकल के युवा जो हैं वो अब राजनीति से एक प्रकार से दूर जा रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर युवा ही नहीं आगे आएंगे तो फिर ये पूरा लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ेगा? मैं तो इस बात को मानता हूं कि आज के तारीख में युवाओं को बढ़ चढ़ के आगे आने की जरूरत है। अगर युवाएं बढ़ चढ़ करके आगे नहीं आएंगे तो आगे हम समझते हैं कि लोकतंत्र के लिए एक जटिल समय होगा। इसलिए मेरा युवा वर्ग से आह्वान है कि उन लोगों को राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। नहीं, तो जिस प्रकार से युवाओं में देखा जा रहा है कि युवाओं को लग रहा है क्या कि नहीं, जिस तरह की पॉलिटिक्स आज के समय में है, पहले के बारे में तो बहुत वो है, जिस समय आप लोगों का संघर्ष शुरू हुआ था वो काफ़ी संघर्षपूर्ण बड़ा दौर भी था और उस समय बहुत कुछ था भी नहीं। और आज के समय में अब अगर युवा आते हैं, उनके पास चूंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ बहुत तेज़ी से उनके पास पहुंच जा रहा है, तो ऐसे में उनके अंदर एक प्रकार की ये घृणा कहें या जो भी कहें कि राजनीति के अंदर जाने से पहले उनके मन में इस तरह का विकार पैदा हो जा रहा है जिससे कि वो राजनीति से दूर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि युवाओं की काउंसलिंग करने की जरूरत है? ऐसे प्लेटफॉर्म बनाकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो, एक ऐसे कॉलेज की स्थापना हो जिसमें कि कम से कम राजनीति की कुछ शिक्षा दी जाए। बिल्कुल, आपका विचार से मैं सहमत हूं कि युवाओं को सफल राजनीतिक में जुड़ने के लिए उनको कोच की, उनको पढ़ाई की और उनको विशेष जानकारी की एक व्यवस्था होना चाहिए।
और इस व्यवस्था को हम लोग कोई संस्था के माध्यम से ढंग से दे सकते हैं। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं जी कि युवा जिस चीज को लेकर के उनके मन के अंदर में बीत स्पृहा माने आकर्षण कम हो रहा है, वही उनको चुनौती के रूप में मानने का जरूरत है। उसको अगर हमारे युवा चुनौती के रूप में मान लें तो मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, सरकारें कोई भी हो, चाहे कोई भी सरकार बनती है, उनकी पहली प्राथमिकता होती है झारखंड को विकसित करने की। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आगे आकर के वह सपना चकनाचूर हो जाता है और जिस लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ना चाहते थे वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता है? देखिए, इसके पीछे निश्चित रूप से एक बात तो मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा जी कि आगे बढ़ाने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होता है जी, और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ईमानदारी पूर्ण प्रयास होना चाहिए जी, और उसके साथ आपके पास एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि आखिर इस राज्य के अंदर में कौन कौन सी कमी है, जिस कमी से यहाँ के राज्यवासी जूझ रहे हैं, यहाँ के राज्यवासी उस चीज से भोग रहे हैं, उसको हम कैसे इरेडिकेट करें, कैसे दूर करें, इसका भी एक सोच होना चाहिए। मैं समझता हूँ पिछले दिन में इन तमाम चीजों का अभाव देखा जा रहा है जी। एक शेड्यूल कोर्स में जैसे पूरे देश के अन्य प्रांत चल रहा है, उसी तरह से हम लोगों ने इस प्रदेश को भी चलाने का प्रयास किया, जिससे जो अपेक्षित विकास इस राज्य का होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। यहाँ का लोग, यहाँ का विकास का जो पूरी फायदा है उस फायदा को नहीं ले पाए। जी सर, जिस तरह से बिहार से अलग होने के बाद यानी 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से अलग एक राज्य बना और आप चूंकि उस आंदोलन के से आप भी जुड़े हुए थे, उसके बाद लोगों के अंदर एक ये उम्मीद थी कि जब ये अलग राज्य बनेगा तो लोगों का तेजी से विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वह स्थिति उत्पन्न हुई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो समय था, उस समय जिस समय के अलग होने के समय जो लोगों के अंदर एक प्रकार से उत्सुकता थी कि नहीं अब विकास होगा, वह कहां आप देख रहे हैं कि आज की स्थिति में आप झारखंड को कहां पाते हैं? मैं आपको बता दूं, इसके पहले थोड़ा सा आपको आगे झकना पड़ेगा जी जी। और वो ये है कि हम आखिर बिहार से अलग क्यों हुए जी। हम बिहार से अलग होने का जो प्रवृत्ति या इच्छा हमारे अंदर में जागा, ये क्यों जी। और मैंने अलग होने के पूर्व यहाँ के आवाम को इस बात को ही बोल करके आए थे कि अगर झारखंड अलग प्रांत बनेगा तो निश्चित रूप से झारखंड का उन्नति होगा, इनका अपना बजट होगा, इनका अपना हिसाब किताब होगा और इनके अनुसार इस राज्य के अनुकूल में जी। हमारे यहाँ का बजट बनेगा, हमारे यहाँ के व्यवस्था बनेगा और इस व्यवस्था का लाभ वहाँ के जनताओं को मिलेगा। यही मूल इच्छा था। लेकिन संयोग से आप देखें कि झारखंड अलग होने के बाद जिन लोग अलग झारखंड का आंदोलनरत थे, जिन लोगों का नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य बना था, या झारखंड राज्य का जो ये एक जमीन से लेकर के पार्लियामेंट के फ्लोर तक इस आंदोलन जो पहुंचा जी। उन लोगों के हाथों में सत्ता नहीं आया और सत्ता में जो भागीदारी था उनका बहुत ही नगण्य भागीदारी था जी। इसलिए झारखंड का जो मूलभूत समस्या है उस मूलभूत समस्याओं के तरफ से दिशा भटक गया और दिशा भटक जाने के बाद एक अन्य प्रांत के जो राज्य है पूरे देश के अंदर में जी। पूरे देश के अंदर में दूसरे प्रांत जैसा ही इस राज्य को भी हाका गया, इस राज्य को चलाने का प्रयास किया गया और चला भी, जिसके चलते झारखंड का जो मूलभूत समस्या था वह आज भी उसी तरह से रह गया। जी सर, जब आप देखिए कि जब झारखंड राज्य बना उसके बाद तो यह स्थिति जो आप बता रहे हैं वो तो हुई ही, लेकिन जो झारखंड राज्य बनने के बाद जो राजनीतिक रूप से जो अस्थिरता रही झारखंड में, हालांकि अब पिछले कुछ वर्षों से वो स्थिरता खत्म हो गई है, तो आप उस अस्थिरता वाले कालखंड को कैसे देखते हैं? नहीं, वो भी एक कारक है। इस राज्य को जिस मुकाम तक पहुंचना था, जिस प्लेटफॉर्म पर पहुंचना था या देश के अंदर में एक श्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित होना था, वहां नहीं पहुंच पाने के
वो भी एक कारण रहा कि यहाँ के राजनीतिक स्थिरता नहीं रही थी उस समय। जी सर, आप तो लगातार काम कर रहे हैं, तो आप दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ भी काम किए, अब चूंकि नेतृत्व हेमंत सोरेन जी के पास है, आप उनके साथ भी काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दोनों में क्या समानता और काम करने की शैली में क्या समानता और क्या असमानता देखते हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर में दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन जी एक विशाल व्यक्तित्व है, एक विचारधारा है, और इसी विचारधारा से अनुप्रेरित होकर के, इसी विचारधारा से प्रभावित होकर के जी आज के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी इस राज्य को चला रहे हैं जी। और मैं समझता हूं कि दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन के पास से जो सीख उनको मिला है जी, जो ट्रेनिंग उनको मिला है, जो शिक्षा उनको इस राजनीति के क्षेत्र में मिला है, मैं समझता हूं कि उन्हीं के पदचिन्ह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बहुत अंतर इसमें नहीं है जी। तो सर, आप स्पीकर के रूप में भी जब विधानसभा के पटल पर जब हम लोग देखते हैं इस तरह से, आप बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर दोनों, चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्षी हो, दोनों को काफ़ी अच्छा एक सामंजस्य बैठाया है वहाँ पर पटल पे। तो क्या आपको, जबकि बगल के राज्य आप देख लीजिए बिहार में, वहाँ पर तो कुर्सी चलने की भी खबर आई थी, आप भी देखे ही होंगे, तो ऐसे में एक तो आपको उस चलाने में क्या क्या परेशानी हुई या किस रूप में आप चलाए जो कि आप उस परेशानी को दूर कर पाए? देखिए, मैं तो तुलना नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से बोलना चाहूंगा कि वो यह है कि झारखंड विधानसभा के अंदर में जो माननीय सदस्य बैठते हैं, वो चुन करके जो आए हैं, ये लोग काफी समझदार हैं और सारे लोगों के मन में झारखंड दिनों दिन कैसे विकास करे, झारखंड का कैसे उन्नति हो, ये चिंता, ये भावना उनके दिमाग में है। और मैं समझता हूं इसी चिंता और भावना और उनके दिमाग के इस विचार को सजो के लेकर के चलने का प्रयास मैं करता हूं, और इसीलिए हमको सत्ता पक्ष के से और विपक्ष से, दोनों से जो अपेक्षित सहयोग है हमें मिलते रहता है, और मैं इस सहयोग के द्वारा ही इस विधानसभा को आगे ले जाने में सक्षम हो पा रहा हूं। जी सर, झारखंड जो है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी और खासकर खनिज संपदा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा झारखंड में मौजूद है। इस सब के बावजूद झारखंड अगर तेजी से विकास नहीं कर पाया, तो आप इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? देखिए, ये भी प्रश्न जो आपने किया, ये भी बहुत जटिल प्रश्न है जी। निश्चित रूप से झारखंड खनिज संपदा प्रदेश है जी खनिज संपदाओं से लबालब भरा हुआ ये प्रदेश है जी, और पूरे देश के अंदर में, हमारे भारत देश के अंदर में झारखंड एक अच्छा स्थान रखता है, यानी अधिकांश माइंस इस हमारा झारखंड प्रदेश से ही मिलता है जी। लेकिन हम लोग जो इस लंबा कालखंड में और इस लंबा समय में इसका जो अध्ययन किए, जिस खान और खनिजों का फायदा हमारे झारखंड वासियों को नहीं मिल रहा है और राज्य को नहीं मिल रहा है, इसके पीछे एक ये भी कारण मेरे विचार से मैं मानता हूं कि खान और खनिज का जो भी नियम और कानून और उनको जो नियंत्रण करने की जो क्षमता है, वह संपूर्ण रूप से केंद्र के पास ही है, और केंद्र अपने हिसाब से खान और खनिजों का इस्तेमाल करते हैं, और जिसके चलते झारखंड प्रदेश खान खनिजों का प्रदेश होने के बावजूद भी उसका जो लाभ है, झारखंड को 100% उसका लाभ नहीं मिलता है। और इसलिए आज एक ऐसा समय आ गया है, एक तरफ हम लोग बोलते हैं खान खनिज का प्रदेश है, हम लोग भाग्यवान हैं, हम लोग सौभाग्यवान हैं, लेकिन आज यह भी साबित हो रहा है कि खान खनिजों का प्रदेश रहने के बावजूद हम लोग का ये एक अभिशाप भी बन गया है। जी सर, झारखंड में किसानों के लिए सिंचाई का भी एक बहुत बड़ा जो है वो सिंचाई की परेशानी से वो जूझते रहते हैं किसान। तो आपको नहीं लगता है कि अगर उनके खेतों तक पानी अगर पहुंचा दिया जाए आसानी से, तो ना सिर्फ किसान समृद्ध होगा बल्कि तेजी से झारखंड का विकास भी संभव हो पाएगा? मैं तो आपको यूं बताऊं कि झारखंड आप जानते हैं भौगोलिक स्थिति से और इसका जो टोपोग्राफी है, ये प्लेटो एरिया है और सिंचाई के साधन बहुत नगण्य है, कम ही जमीन में 12 महीना
पानी रह पाता है या फसलों को पानी मिलता है। जी। और आज तक हम लोगों ने सिंचाई के व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पाया है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी में अगर कोई है तो वह किसान वर्ग है। किसान वर्गों के पास खेती करने का जो सामग्री है, पानी के साथ साथ उसका भी अभाव है, और साथ साथ उनका जो बाजार है, कृषि उत्पन्न द्रव्य जो है उसका उचित लाभ, उसका उचित कीमत भी नहीं मिल पाता है। इसलिए कि यहाँ के किसानों को दोहरी मार झेलना पड़ रहा है, और इसलिए किसान यहाँ पर सही मायने में बहुत हाशिए पर है, बहुत ही कष्ट से है। और अगर सरकार इन किसानों का हालत अगर सुधार दे, यानी उनके खेतों में पानी और उनके उत्पन्न फसलों का उचित दाम, ये दो चीज अगर किसान के ऊपर हो जाए तो मैं समझता हूं आने वाला दिन में यहाँ के किसान खुशहाल होंगे। और किसान अगर खुशहाल अपना कृषि कार्य से हो गए तो किसान को दूसरे तरफ कोई दृष्टि ही नहीं है। वह अपने अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में अपने बच्चा को पढ़ा भी पाएंगे, अपने वृद्ध माता पिता जो हैं उनका भी इलाज अच्छे अस्पतालों में करा पाएंगे, और एक अच्छा जीवन यापन करने में सक्षम होंगे जी। इसलिए निश्चित रूप से यहाँ के किसानों के प्रति केंद्र राज्य दोनों सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, एक मुद्दा है, उसको हम हालांकि छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि बात हो रही है विकास की, इसलिए उस मुद्दे पर हम आना मुनासिब समझते हैं कि जिस प्रकार से लोग ये लगातार कह रहे हैं कि CNT-SP एक्ट की वजह से झारखंड का विकास अवरुद्ध है, तो आपको क्या लगता है? और अब इसमें जिस तरह से संशोधन की बात कही जा रही है, तो आपको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है कि उसमें संशोधन होनी चाहिए या CNT-SP एक्ट जो है एक प्रकार से अवरोधक है? देखिए, ये जो धारणा फैलाई गई है, ये कहीं से भी हमको उचित नहीं लगता है कि CNT एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के बदौलत यहाँ के विकास अवरुद्ध हुआ है, बल्कि CNT एक्ट और SP एक्ट है इसलिए झारखंडी सुरक्षित है। अगर ये कानून नहीं रहता तो मैं समझता हूं कि इतने दिनों में झारखंडियों का जो आधार है, जो जमीन है, ये कहीं दूसरे लोगों के हाथों में चला जाता। इसलिए CNT एक्ट को मैं चाहता हूं ये और भी कड़ाई से पालन होना चाहिए कि लोगों के जमीनों का जो हस्तांतरण है किसी भी कीमत से नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से एक सुरक्षा कवच है झारखंडियों के लिए। जी सर, क्या आपको लगता है कि नौकरशाही भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि नौकरशाही की वजह से ही जो है वो संथाल लोग जो हैं वहां तक, उन तक वो सारी योजनाएं सही से नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि नौकरशाही वो हर जगह हावी है। तो आप नौकरशाही को कैसे देख रहे हैं, खासकर झारखंड में? देखिए, मैं तो उस शब्द से नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इतना तो निश्चित आपके समक्ष हम इस बात को रखना चाहेंगे कि जिनके ऊपर इन तक ये विकास के कार्यों को पहुंचाने का उत्तरदायित्व था जी, उनके मन में इनके प्रति न उतना उत्तरदायित्व था, न सहानुभूति था, जिसके चलते जो योजना या जो योजनाओं के लाभ वहां तक पहुंचना था उसको लोगों ने ढंग से और अपना अकाउंटेबिलिटी के साथ उसको वहां तक नहीं पहुंचा पाया है, जिसके चलते आज लोगों का जो दैनंदिन जीवन का जो स्तर है, जो पूर्व में था, आज भी उसी तरह का है। इसलिए सरकार का योजना को धरातल में उतारने के लिए नौकरशाह को तो निश्चित रूप से अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको उत्तरदायित्व को स्वीकार करना पड़ेगा और सहानुभूति के साथ, तभी हम समझते हैं कि हम झारखंड में बसे हुए लोगों का अपेक्षित विकास कर सके। जी सर, आदिवासी समाज के लोग आज भी जो है वो कोई काम करवाना होता है उनको किसी ऑफिस में तो वो बार बार चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि सरकार की एक योजना है सरकार आपके द्वार। तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपके द्वार योजना से कुछ भला इन आदिवासी लोगों का हो पाएगा? देखिए, पहले का आदिवासी और आज के आदिवासी में निश्चित रूप से अंतर है, फिर भी ये लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, छल प्रपंच जटिलता से परे होते हैं। ये सब इन लोगों का मन में नहीं रहता है। और एक तरह से आप समझिए कि किसी काम के लिए अगर एक बार दो बार आप प्रयास किया,
नहीं हो पाया तो अपना मन मार करके घर में ही बैठे रहते हैं, फिर दोबारा प्रयास करते नहीं, अपना इच्छा शक्ति को विथड्रॉ कर लेते हैं। और दूसरे लोग ऐसा है जो उस काम का प्राथमिकता इतना देते हैं जो छल बल कौशल छल प्रपंच जितने तरह का हथकंडा अपनाना पड़े लोग अपना करके अपना काम को निकाल के ले जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि ये सहज सरल व्यक्तियों को जब तक सहजता के साथ नहीं सहाजे जाएंगे, सहजता के साथ इनके बीच नहीं जाएंगे, इनको आगे नहीं निकाले जाएंगे तो थोड़ा सा तो तकलीफ होता ही है। जी सर, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, उसका निर्वहन कर रहे हैं, तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि हमारे देश में या खासकर लोकतंत्र में अब किस बड़े बदलाव की जरूरत है कि ताकि लोगों का विश्वास एक प्रकार से लोकतंत्र में फिर से पुनर्स्थापित हो पाए? देखिए, हमारे विचार से तो हम तमाम देशवासियों को, चाहे राजनीति में हो चाहे दूसरे पेशे में जुड़े हुए हों, लोकतंत्र का असल जो मर्यादा है, लोकतंत्र का जो मूल्य है, इन तमाम चीजों को समझने का जरूरत है। और लोकतंत्र में सत्ता को हथियाने के लिए ये न तेनो प्रकारे न अगर हम उस जगह पे पहुंचने का प्रयास करते हैं और सत्ता को हासिल कर लेते हैं तो हम समझ रहे हैं कि इसमें भी लोकतंत्र के विफलता की ओर एक बड़ा कड़ी आएगी। इसलिए देशवासियों को, हर तबके के लोगों को लोकतंत्र के जो असली मूल्य है उस मूल्य को समझना चाहिए। और जब लोग अपने इस मूल्य को समझ जाएंगे, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन मेरे लिए उचित है, किनका हकदार हम हैं, किनके लिए हम योग्य हैं, इन तमाम चीजों को अगर समझने के में सक्षम हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा लोकतंत्र और बेहतर होगा। और दूसरी बात यह है कि अभी के दौर में जिस चीज को लेकर के आपके मन में भी पीड़ा है, मेरे मन में भी पीड़ा है, लोग इसको दूसरे ढंग से ले रहे हैं और जिसके चलते अनावश्यक रूप से लोकतंत्र में अड़चन पैदा होता है, रुकावट पैदा होता है और तरह तरह का बात आवाम के सामने आ रहा है। इसलिए हम सारे लोगों को सबसे पहले इस डेमोक्रेसी में डेमोक्रेट होने का बहुत ही जरूरत है। जी जी। अगर इसके अंदर में किसी के अंदर में ऑटोक्रेसी आ जाता है, एक नायकत्व की भावना अगर आ जाता है तो हम समझते हैं सबसे बड़ा घातक लोकतंत्र में वही है। इसलिए हम सब आदमी को डेमोक्रेट होना पड़ेगा। जी सर, आप नाला विधानसभा से 3 बार विधायक चुने गए हैं, तो ऐसे में वहां की जो जनता है उसका एक उत्तरदायित्व भी आपके ऊपर है। तो क्या अब जब आप विधानसभा अध्यक्ष चुने गए उसके बाद समय की आपके पास बहुत कमी होगी क्योंकि बहुत सारा काम है आपके पास, तो ऐसे में उनसे आपका जुड़ाव कैसे हो पा रहा है? क्या उस जुड़ाव में कोई कमी आई है, और अगर कमी आई है तो उसको आप कैसे दूर कर पाते हैं, कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब से इस पद में है इसमें समय का अभाव तो निश्चित रूप से होता है और इसको पाटने के लिए मैं परिश्रम ज्यादा करता हूँ। जी, अभी सुबह अगर हम रांची में है तो हो सके कि शाम तक हम अपना क्षेत्र पहुंचने का प्रयास करते हैं और अधिकांश समय क्षेत्र में ही बिताने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ एक बात है कि जब क्षेत्र पहुंचते हैं तो हम अपने आप में, हम जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये भावना से मुक्त हो जाते हैं। क्षेत्र जाने के साथ साथ हम क्षेत्र के हमारे साधारण कार्यकर्ता, साधारण अनुयायी, हमारे पार्टी के साधारण लोग, सारे लोगों से जुड़ करके और सारे लोगों से मिल करके बिताने में ही ज्यादा विश्वास रखता हूं। इसलिए ज्यादा मेहनत थोड़ा करना पड़ता है उन लोगों से जुड़ने के लिए। उसको मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनके अंदर में इस बात को कमी जो महसूस कर रहा है उसको होने नहीं देंगे। उसके लिए कितनों भी मेहनत हमें करना पड़े, हम निश्चित रूप से वो मेहनत करेंगे। बिल्कुल सर, आप चूंकि झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए रहे तो निश्चित रूप से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप जैसे नेता कम से कम अपने क्षेत्र की जनता को तो नहीं ही भुलाएंगे, यह तो हमें भी उम्मीद है। लेकिन सर, अब 1-2 सवाल हम अगर कोरोना पर पूछ लें थोड़ा सा, कि कोरोना काल में जिस तरह से लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई और लोग मरे, तो ऐसे स्थिति में आपको नहीं लगता है कि अगर वो जनता वोट दे करके, अपना मत दे करके किसी राजनीतिक दल को, किसी नेता को चुनते हैं,
तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह अपनी जनता की रक्षा करें। अगर वो रक्षा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हो पाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई है इस पूरे तंत्र में? ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि जबकि जनताओं का विश्वास जीत करके हम लोग यहाँ पर आए हैं और जनता के हर सुख सुविधा में जनताओं के बीच रहने का अंगीकार शपथ लेकर हम लोगों ने यहाँ जो पहुंचे हुआ है, निश्चित रूप से हम लोगों को ये काम करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि सुन करके हम लोगों को बहुत खुशी हो रहा है कि आज का जो नेतृत्व के हाथों में इस राज्य का सत्ता है और उनका जो कुशल नेतृत्व हुआ। आप जिस तरह अभी खान खनिजों का बात हमसे पूछा, तो खान खनिजों के अव्वल होने के साथ साथ इस कोरोना काल के अल्प अवधि में हमारे राज्य ऑक्सीजन में भी सफल हो गए और आज हम लोग ऑक्सीजन लेवल में इस स्थिति में हो गए कि आज हम लोग पड़ोसी प्रदेशों में ऑक्सीजन देने में सक्षम हो गए। ये निश्चित रूप से इसमें हमारे वर्तमान नेतृत्व को धन्यवाद देना पड़ेगा, उनका मेहनत को, उनका बुद्धि को, उनके प्रयास को सराहना पड़ेगा कि खूब ऑक्सीजन के इस कमी को देखते हुए इतना त्वरित गति से लोगों ने अपना स्टेप लिए और इसको समझ करके काम किए और इतना कम समय के अंदर में ऑक्सीजन प्रोडक्शन में हमारा राज्य पूरे देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया। इसलिए निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि नेतृत्व जो झारखंड के अंदर में है, यह कुशल नेतृत्व है। जी सर, आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे और आप संदेश भी क्या लोगों को देना चाहें कि जो देश अभी जिस स्थिति से, खास करके प्रदेश ही नहीं देश की जनता गुजर रही है इस कोरोना काल में, जो त्राहिमाम का एक प्रकार से ये पूरा वक्त गुजर रहा है लोगों का, तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि वो कोरोना काल में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें और क्या करें जिससे कि वह अपनी जिंदगी को बचा पाएं? देखिए, सही मायने में हमारे देश नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में ये जो कोरोना काल हुआ, ये तो बरसों बरसों तक लोग याद रखेंगे। विशेष करके जिन लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और जिन लोगों का परिवार से लोग गुजर गए इस बीमारी से, इसका जो दुख है ये तो बरसों बरसों तक लोग अपना जेहन में रखेंगे, अपना दिमाग में रखेंगे। और ऐसा यूं कहिए कि इसका जो करुण दृश्य जो हम लोगों ने अपने आंखों से देखा, ये भयावह स्थिति था, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और पूरे दुनिया को हाथ खड़ा होने का जो एक नौबत था, हमारे जितना वैज्ञानिक थे, जितना डॉक्टर थे, जितना मेडिकल कर्मचारी थे, एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे कि सबके मन में था कि इस कोरोना का प्रकोप से हम कैसे आवाम को बचा सके, कैसे हमारे मरीजों को बचा सके। एकदम एक कहीं आशा का संकेत नहीं दिखाई पड़ता था, चारों तरफ निराशा ही निराशा लग रहा था। लेकिन जो भी हो, आज लोगों के प्रयास से, लोगों का मेहनत से आज हम लोग थोड़ा सा ताकतवर बने हैं, लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, कोरोना से मुक्त होने के लिए दवा दे रहे हैं। कोरोना में एक इंसान के जीवन में जितना ऑक्सीजन की जरूरत होता है वो भी देने में सक्षम हो रहा है। इसलिए चारों तरफ से आशा का किरण दिखाई पड़ रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा देशवासी से और मानव सभ्यता से, जो कोरोना का जो नियम है उस नियम को पालन हम लोगों को हर हाल में करना चाहिए। और अभी भी मैं मानता हूं कोरोना हम लोगों को बीच से गया नहीं है। भले ही हम लोग जो आवागमन को बंद रखा है, भीड़ वाला जगह को से अपने आप को दूरी बना करके रखे हैं या भीड़ भाड़ होने नहीं दे रहे हैं, या जिसको लॉकडाउन आप बोल रहे हैं, लॉकडाउन का स्थिति में हमारा पूरा देश और राज्य चल रहा है, इसमें भले ही कोरोना का जो अनुपात है वो थोड़ा सा घटा हुआ लग रहा है। अगर हम लोग तुरंत इस नियम से थोड़ा इतर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो हम समझते हैं कि फिर भी इसको पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसलिए मेरा मानना है कि मेडिकल साइंस के हिसाब से जो भी कोरोना के लिए नियम और कानून आवाम के लिए कहा जा रहा है, इसको सख्ती से, कड़ाई से पालन करना चाहिए। तभी इस परिस्थिति से हम अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, पूरे दुनिया को बचा सकेंगे। यही मेरा संदेश है। हर हाल में इस नियम को पालन करके चलना चाहिए। लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों को सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, समय समय पर हैंड वॉश करना चाहिए। जो भी मेडिकल साइंस हम लोगों को प्रिकॉशनरी स्टेप्स के बारे में बता रहे हैं,
उसको हमको फॉलो करना चाहिए। यही मेरा संदेश है। सर, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात विभाग के इस एपिसोड में इतना ही। आगे हम फिर अगले एपिसोड में किसी और बड़ी हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। 2019